इतने अच्छे प्रोग्राम्स आपने भी जिक्र किया अरुण साहब, इन्होंने बंद कर दिए। बंद करने की क्या वजह है? अमूमन तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में यही तासुर है कि पब्लिक के बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में सोचते हैं, उनकी फलाह के लिए काम करते हैं, फिर ये बंद क्यों किए इन्होंने? बिल्कुल सादा इसकी वजह है, सामने वजह है कि भाई इसका दाद तो इमरान खान को मिलेगी, क्रेडिट तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या फ़ायदा। और आपके हरीफ को फ़ायदा पहुंच रहा है, वो दर्दमंदी कोई नहीं है सियासतदानों में, ये एक बात ही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी में थोड़ी माकूलियत नज़र आती है। दर्दमंदी कहाँ है? दर्दमंदी हो तो ये सोने और जवाहर के ढेर पर बैठे हों। कितने सियासतदान हैं जो सादा ज़िंदगी बसर करते, सही है। अब और जो अपनी आमदन में बसर करते। पंजाब का मामला ठहरने के बाद अब एक बात पे बहस चल रही है कि इमरान खान साहब आइंदा इलेक्शंस के लिए पार्टी टिकट किस किस को देंगे, कोई खबर है आपके पास? वो इस पस मंज़र में है ना कि भाई 30-40 आदमी कहा जाता है कि वो पीटीआई में शामिल होना चाहेंगे, और ये करीने क्यास है इसलिए कि जो उस पार्टी के जीतने का इम्कान ज़्यादा उसी में शामिल होते हैं ना। पहले भी लोग काफ लीग से नून लीग, दूसरे नून लीग से काफ लीग में आ गए थे, काफ लीग से फिर नून लीग में चले गए, फिर ये 2018 में पीटीआई में आ गए कि भाई इनके जीतने का इम्कान है। और अब तो उनके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है ना, एक सैल बेपनाह है जिसको कोई रोक सकता ही नहीं है। अब किसी के एहतियाज भी नहीं है, लेकिन वो नहीं शामिल कर सकते, उन्हें पीटीआई उन्हें शामिल नहीं कर सकती। इस तजर्बे के बाद, 17 जुलाई के तजर्बे के बाद पीटीआई उन्हें शामिल नहीं कर सकती कि भाई आप मुनहरफीन को टिकट देते हैं तो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं कि नापसंदीदगी माशरे में पैदा होगी। दिन रात जो ये गर्दान हो रही है, तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि इसमें से जो लोग काबिल कबूल हों चौधरी परवेज़ इलाही के लिए, वो काफ लीग में जा सकते हैं, और बिलवास्ता तौर पर इसका इमरान खान को फ़ायदा पहुँच सकता है, और एक तबादन भी उससे कायम हो सकता है। अच्छा, ठीक है, चलिए अब अरुण साहब पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से बात करते हैं। डेफिनेटली हम सब समेत पूरी कौम अफसुर्दा है इस हादसे के ऊपर। सवाल फिर भी यही आ रहा है, बावजूद इसके कि इब्तदाई तहकीकात सामने आ गई, मगर सवाल अभी भी बाकी है कि हादसा पेश कैसे आ सकता है? देखिए, हादसा इस तरह पेश आता है, फारूक लगारी साहब मरहूम का एक वाक़या है कि उन्हें, मुझे नहीं पता महकमा मौसमियात की हालत आजकल कैसी है, मेरा कोई रब्ता नहीं है। एक ज़माने में मेरा रब्ता रहा है, हफीज़ुर रहमान साहब थे, हफीज़ुर रहमान नहीं, वो अपना बहुत मुतहर्रिक थे, और वो जो महकमा मौसमियात हैं दुनिया भर के, उनकी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। एक्यूमन ज़्यादा था, बड़ी लर्निंग उनकी, बहुत उन्होंने सीखा था, मॉडर्न आदमी थे और समझते थे चीज़ों को, बड़ा दिल लगाया उन्होंने। तो उस ज़माने में ये तो उन्होंने फारूक लगारी साहब से कहा कि न जाएं। फलां वक्त वो हेलीकॉप्टर पे एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे शुमाली इलाके में, तो उन्हें कहा गया कि हम ये गुजारिश करते हैं कि न करें ऐसा, ये आंधी आएगी, इस वक्त हवा तेज़ होगी। उन्होंने तजर्बा करने की कोशिश की और फ़ौरन ही उतार लिया, ख़तरा महसूस हुआ उन्हें। ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसी तरह वो जल्दले में उन्होंने बिल्कुल फ़ौरन ही चंद घंटों में सारी तफसीलात बता दी थी 2005 में, उस वक्त भी वही था सर। बात यह है, ये हो ही नहीं सकता, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, कोई जहाज नहीं उड़ता, और फौज में डिसिप्लिन और भी सख्त है इन मामलों में। दुरुस्त। महकमा मौसमियात से पूछे बगैर जो लम्हा बलम्हा बताता रहता है, जो भी नई सूरत हाल पैदा होती है बताता रहता है। अब दुनिया में इक्विपमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया, जो एक फ़ौजी का जहन होता है, फ़ौजी अफसर का, कि भाई ठीक है प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन निमट लेंगे उससे। इसलिए कि भाई ये अगर एहसास ज़िम्मेदारी किसी आदमी में हो तो वो अपना ये सोचता है कि चलिए थोड़ा बहुत ख़तरा मुँह लिया जा सकता है, लोग मुंतज़र हैं, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, इससे अंदाज़ा होता है ना कि वो हसास आदमी होंगे। तो मैंने कभी मिला तो नहीं उनसे, देखा तो नहीं, लेकिन जनरली उनके बारे में तस्वीर बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर यह कि बहुत सूझबूझ के आदमी थे। 2 दफ़ा उन्हें तमग़ा बसालत मिला। दहशत गर्दी की जंग में बहुत से अफसरों को तमग़े मिले, लेकिन 2 दफ़ा तो बहुत कम ही मिला होगा। और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे, बहुत नाजुक हालात में फ्रंटियर कांस्टेबल के सरबराह रहे, और ये इसके लिए बेहतरीन अफसरों का इंतखाब किया जाता है, FC के लिए, बलूचिस्तान के लिए, और रेंजर्स जो जहाँ उन्हें सिंध में जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो इससे एक सिंध रेंजर्स के एक सरबराह के बारे में एक चीफ आर्मी स्टाफ से मैंने पूछा कि ये लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएंगे? अच्छा। तो उन्होंने कहा ये नहीं होंगे तो और कौन होगा। मतलब उन्होंने बहुत तामुल के बगैर
फ़ौरन ही जवाब दिया तेज़ी से, जिसमें ये सेंस पाई जाती थी कि भाई तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि ये जब इन मनासिब पे जो लोग पहुँचते हैं और परफॉर्म अगर करते रहें जैसा पहले करते थे, तो ये उन्होंने एक रिस्क लिया। देखिए कराची में गया और मैं उस वक्त जो कराची के कोर कमांडर थे उनसे मिला। कराची और कोयटा के कोर कमांडर अखबार नवीसों से मिलते थे, उन्हें इसकी इजाज़त दी गई थी क्योंकि वहाँ ट्रबल थी कराची में बहुत ज़्यादा, जो अब लोग भूल ही गए हैं, बड़ी जल्दी ये कौम हर चीज़ भूल जाती है। और बलूचिस्तान में भी थी, तो वो ब्रीफ करते थे, ज़रूरी बात करते थे, सियासत पे बात नहीं करते थे, इसी पे करते थे। तो वो उन्होंने मुझे बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात बताई। उन्होंने कहा किसी भी जगह से हुक्म मिलने से पहले जब थार में खुशखसाली हुई तो मैंने आर्मी डिप्लॉय कर दी, हुक्म। इसका मतलब ये है कि निचली सतह पे ये इख्तियारात होते हैं कि एमरजेंसी को मीट कर, और फ़ौज के राशन में से गुंजाइश होती है उसमें हमेशा, उसमें से कुछ हिस्सा जो है फ़ौरन ही तकसीम कर दिया। चुनांचे मैंने थार में लोगों से पूछा कि कभी किसी ने आपका हाल पूछा है, कभी कोई आपकी मदद को आया? उन्होंने कहा भुट्टो साहब हमारा हाल पूछने आए थे, उसके बाद फ़ौज ही पूछती है, सिविलियन सियासतदान तो नहीं पूछते। तो ये जाहिर है उन्होंने रिस्क लिया जो नहीं लेना चाहिए था, यानी इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो मुकद्दर में लिखा हुआ है, जैसे मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, उसे टाल कौन सकता है? सही। और बहरहाल अगर कोई मदद कर रहा है तो वो फ़ौज ही कर रही है, सलाहियत भी उसके पास है, तजर्बा भी उसके पास है, साजो सामान भी उसके पास है, वसाइल भी वो आसानी से मुहैया कर सकती है, क्योंकि उसमें सुर्ख फीता तो नहीं होता। सिविलियन में तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब 4 दिन बैठे रहे, सैलाब से लोग मरते रहे, वो अपनी सियासत में उलझे रहे। फ़ौज में तो इस तरह के मामलात नहीं होते, ट्रेंड लोग होते हैं, तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, उनका तकर्रर मेरिट पे होता है बड़ी हद तक। बाद औक़ात ज़ाहिर है उससे इनहराफ भी हो जाता है, कोताहियाँ भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, पसंद नापसंद भी होती है, लेकिन जो सिविल वाला मामला तो नहीं है, गड़बड़ भी होती है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी सिविल में होती है। ठीक है। उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है और वो लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वो इसको एक मिशन के तौर पे लेते हैं, और वो हर अफसर की आइंदा तरक्की का निसार इसी पर होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ये थोड़ी है कि नवाज शरीफ साहब का मूड अच्छा है तो उन्होंने बना दिया, इमरान खान साहब का मूड अच्छा है तो उन्होंने बना दिया। सही है। आइंदा तरक्की की आपने हारून साहब बात की, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले ये सवाल आखिरी आपसे पूछना चाह रही हूँ। कुछ लोग इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं कि कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया जा सकता था, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जनरल सरफराज सीनियर अफसरों में शामिल नहीं थे, उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनना था, लेकिन एक सूरत मुमकिन थी, वो शायद इस वजह से लोग मुतअस्सर हो गए। एक तो उनकी शहादत की वजह से, जज्बात से लोग मगलूब हो जाते हैं। यह है शहादत वैसे इसलिए कि वो एक ऐसे काम में मसरूफ़ थे, उलमा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मेरा मुताला है, अब फतवा तो उलमा ही दे सकते हैं, लेकिन यह है कि जो हम समझ सकते हैं, ये जहाद है ना, लोग मर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में है। कुरान करीम कहता है जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने तमाम बनी नौ इंसान को बचा लिया। तो जहाद और क्या है, इसकी फजीलत तो बहुत है।